हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया या फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर एंड अभिलेखीकरण, यानी जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन का अभिलेखीकरण कैसे करेंगे, यानी रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना। एंड ये आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट है और आपके एज वेल एज आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड इससे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी आते हैं, सीडीपी वाले पोर्शन में इससे क्वेश्चन आता है। और इस साल भी आपका जो 23 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन से था, जो ब्लू प्रिंट वाला था वो भी है। इसमें मैं आपको कवर करूँगी, वो भी देख लेंगे आप। एंड सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है और आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका है वो भी इम्पोर्टेंट है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया को आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, तो उसको जानते हैं। किसी भी विषय के संपूर्ण ज्ञान एवं प्रश्न पत्र तैयार करने के अनुभव के बिना कोई अध्यापक अच्छा प्रश्न पत्र तैयार नहीं कर सकता है। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी टीचर है, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, जब तक उसको इंग्लिश आती नहीं होगी वो अच्छा प्रश्न पत्र नहीं बना सकता है। मतलब उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न पत्र तैयार करते समय एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, जिसके निम्नलिखित एलिमेंट्स हैं, सोपान हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन होता है तो निम्नलिखित जो एलिमेंट्स हैं, सोपान दिए गए हैं, उसको फॉलो किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो पहला जो इसमें है, पहला जो स्टेप है वो है योजना निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन, कि आपको किस तरीके से, इसको कभी कभी अभिकल्प भी कहा जाएगा, डिज़ाइन को अभिकल्प भी कहा गया, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस कि अभिकल्प क्या है। तो अभिकल्प निर्माण या योजना निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन, कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उसका पैटर्न किस तरीके से है। लाइक आप पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप पहले डाल देते हो, फिर उसी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिर आप शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट, इस तरीके से फिर लॉन्ग पे जाते हो, तो एक सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट आते हैं ब्लू प्रिंट निर्माण या प्रिपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट मतलब क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन से है कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हो, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। और ब्लू प्रिंट पर आधारित प्रश्नों का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ब्लू प्रिंट। एंड प्रश्न पत्र का संपादन, एडिटिंग, जो क्वेश्चन में चेंज करना है, एडिटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड अंक प्रदान योजना है, और जो आंसर की है उसका निर्माण कैसे करोगे। अभी अभी आपके यूपी टेट का रिज़ल्ट आया है, तो जो आंसर की आई है, पहली आंसर की तो बिल्कुल अलग थी। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रिपीट कर दिया। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रहे हो। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर तो बना दिया, फिर आप आंसर की जो है वो सही नहीं बना रहे हो। अभी जो मामला आपका कोर्ट में चल रहा है यूपी टेट का, तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। जबकि हम खुद डीएलएड में पढ़ रहे हैं, हमें पीएनपी द्वारा ये सजेस्ट किया गया, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, और वो सरकार खुद वो गलती कर रही है। मतलब हम पढ़ते रहे हैं और सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं जो अभी विवादित है, क्वेश्चंस विवादित है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि आंसर की जो है उसकी फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो। और प्रश्न जो वार है, विश्लेषण चार्ट, जो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस चार्ट होती है, उसको भी ध्यान में देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए योजना निर्माण में किन चरणों को उससे गुजरना पड़ता है। तो ये आपके डायरेक्ट थर्ड सेम का पेपर होने वाला है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है ये आपका ये पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए योजना निर्माण किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो योजना निर्माण की बात करें तो हम इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं जो स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला तो उद्देश्य निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो परीक्षण निर्माण में सर्वप्रथम यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी आप क्या चाह रहे हो, उस परीक्षा को क्यों ले रहे हो। ठीक है, कि हम किसका मापन करना परीक्षण बना रहे हैं, यानी किस चीज़ का मापन करने के लिए बना रहे हैं। जैसे कि यूपी टेट का है,
तो यूपी टेट आपका टीचर्स एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए तो आप ऐसा तो है नहीं है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन डाल देंगे या क्वेश्चन पेपर रिपीट कर दोगे, तो वो टीचर के लेवल का मापना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सी टेट इज़ आपका बेस्ट है, क्योंकि ये आपका सी टेट एग्ज़ाम क्या कर रहा है, आपकी टीचर होने की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर रहा है कि एज ए टीचर आप कैसा सोचते हो, एज ए टीचर आप क्या कर सकते हो। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये तो आपका रटने वाला है। यूपी टेट तो आपको रटने वाला है, आपको रट के जाना पड़ता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सी टेट इज़ बेस्ट, बिकॉज आपको वो एलिजिबिलिटी आपकी टेस्ट कर रहा है कि एज ए टीचर आप कैसे हो। ठीक है, ये होता है। तो किसका मापन करने का परीक्षण बना रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए। और प्रत्येक विषय को पढ़ाने के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। एक परीक्षण द्वारा अधिक से अधिक 3 या 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्या करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य निर्माण। उद्देश्य का निर्माण व्यवहार के संदर्भ में करना चाहिए, यानी डिटरमिन ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल टर्म्स में। तो परीक्षण जिन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया जा रहा है उनके व्यवहार में कहाँ तक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, यह ज्ञात किया जाता है इसमें, कि बच्चे ने क्या सीखा। हम ये क्वेश्चन पेपर में जो योजना बनाना है उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट एनालिसिस, यानी जो पाठ्य वस्तु है उसका विश्लेषण करना। उद्देश्य निर्माण के पश्चात जिस कक्षा में या कक्षा एवं विषय के संबंध में परीक्षा रचना करनी है, जो टेस्ट लेना है, उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक प्रश्न पत्रों को जो सहायक पुस्तकों का विश्लेषण करना चाहिए, यानी कंपेयर करना चाहिए कि जो सहायक जो बुक हैं वो कैसी हैं जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हों। नेक्स्ट आता अभिकल्प निर्माण। अभी मैंने आपको बोला कि डिज़ाइन का कहीं कहीं पे अभिकल्प भी आ जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सोपान प्रश्न पत्र के अभिकल्प का निर्माण करना है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसमें उद्देश्यों, विषय वस्तु तथा प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक भार दिया जाता है, जिससे प्रश्न पत्र को आधार प्राप्त होता है। यानी अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसके नंबर एक ही नंबर दिए जाते हैं। अभी तक तो एक ही नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चंस लॉन्ग हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे उसको नंबर दिए जाते हैं। कहीं कहीं पे 6 दिया जाएगा, कहीं पे 10 दिया जाएगा, 12 दिया जाएगा। इस तरीके से नंबर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं क्वेश्चन के आधार पर। अब आते हैं ब्लूप्रिंट से आपका क्या असर है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था कि ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपका क्वेश्चन निर्माण था, क्वेश्चन फॉर्मेशन था, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेशन। तो उस पर आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर ज़रूर मिला होगा। यूपी टेट की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो जो नील पत्र बनाते समय या ब्लूप्रिंट बनाते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि बालकों का स्तर एवं आयु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाए। आप 6 क्लास के बच्चे को 12th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन पेपर थोड़ी दे देंगे, आप उसके लेवल के अकॉर्डिंग देना है आपको। तो बालकों के स्तर तथा आयु का जो अनुमान लगाने का सर्वोत्तम साधन बालकों की कक्षा होती है, जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बनाना है उसको आधार मानकर कि विद्यार्थियों के लिए प्रश्न का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न के महत्व तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही प्रश्नों को अंकों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक तथा लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनका अंक कम होता है, और जबकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनके कम होते हैं। तो परीक्षा में समय निश्चित होता है, अतः नील पत्र का निर्माण भी समय के अनुकूल किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि 2 घंटे के पेपर को आप 4 घंटे वाला क्वेश्चन पूछ लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नील पत्र मतलब क्या है कि आपको समय सब कुछ ध्यान देने के बनाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आधार पत्र। निम्नलिखित आधार निश्चित करने होते हैं, जो आपका अंक देना होता है आपको, कि मान लीजिए आपने इवैल्यूएशन कर दिया, आप अंक इवैल्यूएशन किस बेसिस पे करेंगे, किसके अंक मतलब अंक कितना देंगे, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो उद्देश्य अनुरूप अंक भार, जैसे कि बौद्धिक ज्ञान प्रश्नों के अनुरूप ही प्रत्येक प्रश्न पर अंक निर्धारित करनी चाहिए। जैसे कि बौद्धिक प्रश्नों के अंक समान एवं कम होने चाहिए, क्योंकि इससे छात्र को अधिक सोचने तथा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका क्वेश्चन रटने वाला है
इसमें कम ही समय देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा समझ के पढ़ के आ गया है, रट लिया है, समझ लिया है, पढ़ के आया है, रिवीजन हुआ है उसका, तो कम समय नहीं देना चाहिए तथा सामान्यतः इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए क्या होती है, इनको कम देना चाहिए। जैसे यूपी टेट में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जो बौद्धिक प्रश्न हैं उनको कम समय देना चाहिए, इसलिए इन्हें हल करना आसान होता है और ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के हल विस्तृत होते हैं तथा इससे बालकों का मानसिक योग्यता की भी जांच होती है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जो बच्चे कहते हैं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये ना बौद्धिक से अलग हो जाता है, तो बच्चे को अपना ज्ञान वहाँ पे लिखना होता है कि वो क्या जानता है, तो इसमें छात्रों को क्या करना, ज़्यादा समय देना चाहिए। और इसमें निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्नों को अंक ज़्यादा देने चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हो कि प्रश्न कैसे कैसे होते हैं। जब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ोगे तब उसमें आप निबंधात्मक प्रश्न पढ़ोगे, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स इसी में आते हैं। तो सामान्यतः प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तथा इनके महत्व के अनुरूप ही अंकों को बंटवारा किया गया होता है। इसमें निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्न सम्मिलित होते हैं। इनके अंक भी प्रकार अनुसार ही निर्धारित होते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग प्रश्न उत्तर जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष को समझाइए। मतलब एजुकेशनल जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे जो प्रश्न कि क्या पक्ष होते हैं उसको बताना है। प्रत्येक पाठ एवं विषय वस्तु को शिक्षण करने से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। मतलब आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, आपको है कि बच्चों को समझ नहीं आया, तो आपका उसको टेस्ट लेते हो, तो वो आपका शैक्षिक उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्नों के माध्यम से ही शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नों के पक्ष से आशय है प्रश्नों के उस स्वरूप से है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करनी है तो प्रश्न का स्वरूप ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होना चाहिए। मतलब आपको शैक्षिक उद्देश्य से मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कितना पढ़ाया और बच्चों को कितना समझ आया, तो ये आपका शैक्षिक उद्देश्य हो गया। अब इसका जो परीक्षण होता है यानी टेस्ट जो हो रहा है वो आपका शैक्षिक टेस्ट हो जाएगा। तो ज्ञान संबंधित प्रश्नों के पक्ष क्या क्या होते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस। ज्ञान संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी प्रश्नों का स्वरूप पूर्णतः ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित प्रश्नों के स्वरूप को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला है, ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को विषय विशेष के शब्दों की जानकारी से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिगम शब्द का वाक्य में प्रयोग कराया जा सकता है। अधिगम का समानार्थी शब्द पूछा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अधिगम का ज्ञान कराया जा सकता है। सेकंड है आपका इसी में, ज्ञान के अंतर्गत छात्रों में विशेष तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे नागरिक शास्त्र विषय में भारत के संविधान लागू होने की तिथि से संबंधित तथा कांग्रेस की स्थापना संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे कि नागरिक शास्त्र के संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों का ज्ञान छात्र को हो सके। ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को विशेष प्रकार की आकृति एवं चिन्हों के ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गणित के विषय में गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाना को ज्ञान कराने के अंतर संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बोध संबंधित प्रश्न। बोध मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों में बोध का स्थान द्वितीय माना जाता है। ज्ञान के पश्चात ही बोध के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। बोध मतलब आपको पहले ज्ञान दिया जाएगा, आपने समझा, फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप उसका अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका बोध प्रश्न होता है। तो क्योंकि बोध के उद्देश्य में ज्ञान का उद्देश्य समाहित होता है। बोध के अंतर्गत प्रश्नों के पक्ष को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, जो अंडरस्टैंडिंग प्रश्न होते हैं। बोध के अंतर्गत छात्रों में किसी भी प्राप्त ज्ञान की व्याख्या करने की क्षमता हो, इसलिए छात्रों से व्याख्या एवं संक्षेप में व्याख्या करने संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए, जिससे कि बोध शैक्षिक उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सके। बोध के अंतर्गत छात्र किसी विषय के दो तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाता है।
इसलिए छात्रों में तुलनात्मक संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जैसे विज्ञान विषय में हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस की प्रयोगशाला में विधियों संबंधित तुलनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अनुप्रयोग संबंधी प्रश्नों के पक्ष। आपने अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, इसमें उन्होंने ये बताया है अंडरस्टैंडिंग लेवल, नॉलेज लेवल पक्ष जो बताया था कॉग्निटिव वाला, संज्ञान के पक्ष, तो उसमें आपने ये सब पढ़ी होंगी। एस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, कि उसका प्रयोग कैसे कर रहा है। ज्ञान एवं बोध के पश्चात अनुप्रयोग शैक्षिक उद्देश्य का स्थान आता है। इसका स्थान शैक्षिक उद्देश्यों की श्रृंखला में तृतीय होता है। इसमें छात्र प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करने की योग्यता विकसित करता है। अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्नों के पक्ष को अग्रलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि छात्र से इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं जिससे कि वह ज्ञात हो सके कि वह प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयोग करते हैं या नहीं। गणित विषय के शिक्षण में वह ये प्रश्न किया जा सकता है कि आप 1.25 किलो चीनी खरीदने के लिए दुकानदार से क्या कहेंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि वह किलोग्राम तथा ग्राम की ज्ञान को अपने जीवन में कितना प्रयोग कर रहा है। प्राप्त ज्ञान को विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित प्रश्न अवश्य करने चाहिए। जैसे कि साइकिल चलाने की योग्यता का प्रयोग स्कूटर चलाने में सीखने के लिए किया जा सकता है। इसलिए छात्रों की यह योग्यता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग संबंधित प्रश्न एवं उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु तो अवश्य करने चाहिए। जब आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ोगे तो उसमें आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है, कि क्षैतिज ट्रांसफ़र क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बाई डायरेक्शनल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आते हैं कौशल संबंधी प्रश्नों के पक्ष, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस। अनुप्रयोग के बाद चतुर्थ स्थान कौशल का आता है, क्योंकि जब कोई छात्र प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में अनुप्रयोग करता है तो उस क्रिया में सफल या कुशल माना जाता है। जैसे कि एक छात्र प्रतिदिन साइकिल में विद्यालय आता है तो धीरे धीरे वह साइकिल चलाने में कुशल हो जाता है। इस प्रकार के संबंधित प्रश्न छात्र में अवश्य पूछे जाने चाहिए। कौशल संबंधी प्रश्नों के पक्षों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि छात्रों में सामाजिक कुशलताओं से संबंधित प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विषय में शिक्षण करते समय करने चाहिए, जिससे कि सामाजिक कौशलों का स्थायित्व मिल सके। यांत्रिक कौशलों से संबंधित प्रश्न विज्ञान शिक्षण के समय करने चाहिए, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, पिच मापी के प्रयोग से संबंधित प्रश्न अवश्य करने चाहिए, जिससे छात्रों में यांत्रिक कुशलता विकसित हो सके। मूल्यांकन प्रक्रिया से अभिलेखीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब ये रिकॉर्ड मतलब इवैल्यूएशन को रिकॉर्ड कैसे करें, ये आपका अभिलेखीकरण कहलाता है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण की भूमिका पूर्णतः प्रभावी एवं प्रासंगिक मानी जाती है। अभिलेखों के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि अभिलेखीकरण से मूल्यांकन प्रक्रिया में उसकी कार्य योजना को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित प्रस्तुत किया जाता है। अभिलेखीकरण से छात्र से संबंधित पूर्व सूचनाएं प्राप्त होती है, जो भी उसने टेस्ट दिया उसका रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे कि वर्तमान की योजना निश्चित होती है किस छात्र को कितना आ रहा है। अभिलेखीकरण के माध्यम से अन्य छात्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना का स्वरूप निश्चित किया जा सकता है, और अभिलेखीकरण के माध्यम से छात्रों के प्रत्येक विषय की स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड कीपिंग ही आपका क्या अभिलेखीकरण है। अभिलेखीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष को समझाइए। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। अभिलेखीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से आशय है उन क्रियाओं से एवं दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करने से है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो। उदाहरण के लिए एक छात्र शब्दों के संदर्भ में इतना ज्ञान रखता है वह उसके मूल्यांकन के पश्चात ज्ञात किया गया है जाता है। तो विज्ञान विषय में 50 शब्दों के अर्थ उसके लिखने के लिए दिए गए। इसके पश्चात जितने भी शब्दकोश ने सही व्याख्या उतने ही अंग मानकर उसको मूल्यांकन संबंधित अभिलेख में लिख दिया जाता है। कि मान लीजिए आपने विज्ञान से संबंधित या हिंदी से 10 दे दिया और इसका 10 के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, तो इस प्रकार प्रत्येक छात्र का प्रत्येक विषय के संदर्भ में मूल्यांकन किया जा सकता है, और इससे क्या होगा कि उसे अभिलेख में लिखा जा सकता है। और संज्ञानात्मक पक्ष में विषय से संबंधित शब्दों की जानकारी तथा अर्थों का प्रयोग करने की योग्यता सम्मिलित की जाती है। देश विशिष्ट व्यक्तियों के जन्म दिनांक, मृत्यु दिनांक तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को इससे सम्मिलित किया जा सकता है,
ठीक है। अभिलेख में जो रिकॉर्ड रखना होता है ताकि आसानी होती है किसी भी टीचर को कि ये बच्चा किस फील्ड में कितना जानता है, यानी उसको इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है। नेक्स्ट आते हैं संज्ञान सहगामी पक्ष के अभिलेखीकरण से क्या है। संज्ञान सहगामी पक्ष मतलब क्या होता है, जो साथ में चलती हो, जैसे कि भावात्मक पक्ष आपका संज्ञानात्मक पक्ष और कौशल पक्ष जो है साथ में ही हो। तो संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष आता है, जिसको संज्ञान सहगामी पक्ष के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? संज्ञान सहगामी पक्ष होते हैं। ठीक है। संज्ञान सहगामी पक्ष क्या होता है, पक्ष का अभिलेखीकरण भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि संज्ञानात्मक पक्ष का भी अभिलेखीकरण होता है। ठीक है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण परम आवश्यक है, क्योंकि इससे भावात्मक एवं कौशलात्मक उद्देश्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। संज्ञान सहगामी पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रमुख रुचियों, मान्यताओं, अवमूल्यन, व्यवस्थापन एवं चरित्रीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिससे कि उसके बारे में मूल्यांकन हो सके। जैसे कि रुचि जानने के लिए छात्रों को ये प्रश्न किया जा सकता है कि आप अवकाश के समय क्या करना पसंद करते हो। इसके उत्तर में छात्र द्वारा प्राप्त रुचियों के बारे में बताते हैं। इन रुचियों को अभिलेख में लिख लिया जाता है और इसी प्रकार कौशलात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन किया जाता है। इससे छात्रों में इस प्रकार प्रश्न किए जाने चाहिए जो कि सामाजिक कुशलता, यांत्रिक कुशलता एवं गणितीय कुशलता आदि से संबंधित हो। इससे छात्रों में कौशलों के विकास को स्थिति का ज्ञान हो सकता है। इसके उपरांत सभी परिस्थितियों में भी लेकर क्रमबद्ध रूप से लिख देना चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर्स आपके आए हुए हैं। अच्छे प्रश्न की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो अच्छे प्रश्न की 2 विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहला तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। एक अच्छा प्रश्न पत्र पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। और अगर हम बात करें प्रश्न द्वि-अर्थी या 2 उत्तरों वाला अर्थात व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं पूर्ति प्रश्नों को विशेषता में। पूर्ति प्रश्न आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो होती हैं, तो वो क्या होती हैं। पूर्ति प्रश्न जो होते हैं प्रत्यय स्मरण अथवा स्मृति पर आधारित, मेमोरी बेस्ड होती है कि आपने पहले पढ़ा है उसको फिर आपको क्वेश्चन में आता है, जिससे अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण किया जाता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक स्थान पूरक हो सकते हैं, बहुरिक्त स्थान पूरक। ये एक स्थान पूरक मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया, उसमें एक वर्ड है मिसिंग है, तो आपको एक स्थान, अगर एक से ज़्यादा वर्ड मिसिंग है यानी अलग अलग जगह पे, जैसे कि नीचे बहुरिक्त स्थान दिया गया है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो ये बहुरिक्त स्थान पूरक प्रश्न होते हैं। कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए ली जाने वाली सावधानी पर प्रकाश डालिए कि आप कक्षा में किस तरीके से क्लास में प्रश्न करेंगे। तो कक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसमें उस समय कितनी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए। पहला तो छात्रों को विषय जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिगम शब्द वाक्य में प्रयोग कराया जा सकता है। अधिगम का समानार्थी शब्द पूछा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अधिगम का ज्ञान कराया जा सकता है। छात्रों से विशिष्ट तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नागरिक शास्त्र विज्ञान में भारत का संविधान कब लागू हुआ था, और तिथि संबंधित कांग्रेस की स्थापना संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्रों से विशेष प्रकार की आकृति एवं चिन्हों के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गणित विषय में गुणा भाग जोड़ घटाना संबंधित इनके अंतर पूछे जा सकते हैं, इनके चिन्ह के बारे में पूछे जा सकते हैं। नियम एवं सिद्धांतों संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए, जैसे कि विज्ञान विषय के अंतर्गत घनत्व का नियम, आर्किमिडीज का नियम, न्यूटन्स लॉ, फिर आपके जितने कैपलर के नियम हैं ये सब पूछना। और दूसरे शब्दों में विषय के नियम एवं सिद्धांतों का ज्ञान छात्रों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। विज्ञान में आप प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधि, हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें निबंधात्मक प्रश्न के 2 गुण बताइए। पहला तो इन परीक्षणों से छात्रों में तार्किक शक्ति, विवेचन, रचना, विवरण में स्पष्ट आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है। बालकों की अभिव्यंजन शक्ति, सुलेख लिखने की सलाह, भाषा आदि का परीक्षण किया जा सकता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर लघु रूप से होते हैं।
ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के करीब 3 गुण बताइए। पहला, तो इससे अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि उत्तर लघु निश्चित होती हैं। इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। तो अब आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की 5 सीमाएं लिखिए, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इनके द्वारा मानसिक तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि बच्चे एज इट इज़ याद करके आएंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। दूसरा है भाषा शैली परिमार्जित नहीं होती पाती, ना ही इनका मूल्यांकन हो पाता। यह परीक्षण भी पूर्ण रूप से वैध एवं विश्वसनीय नहीं है। यह समस्यात्मक विषयों की जांच हेतु उपयोगी नहीं है। ये भी रटने के लिए बाध्य करते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं रूट लर्निंग पे ज़्यादा होता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप क्या समझते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का आविष्कार मूल रूप से निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के उपरांत अंकों से संबंधित एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, अर्थात समान अंकों के लिए समान अंक प्रदान किया जाता है। और जो डगलस और हाललैंड थे, उन्होंने क्या बताया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अभिप्राय अंक एवं स्तर प्राप्त करना है जो कि सापेक्षिक रूप से आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। Objective tests are intended to obtain marks and grades that are relatively never influenced by the subjective factor। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ये डगलस और हालैंड ने कहा है। तो क्या है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके सुपर टेट या यूपी टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं वो क्या होते हैं। तो बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है, विकल्पात्मक प्रश्न जो हैं, इस परीक्षण के प्रश्न में एक प्रश्न अथवा कथन दिया होता है, उसके कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं जिनमें से एक उत्तर अधिक या सर्वाधिक उपयुक्त होता है जिसे सही उत्तर माना जाता है। इन प्रश्नों के माध्यम से सीखी हुई विषय सामग्री में विभेद करने, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, समझने शक्ति का मापन किया जा सकता है। यह प्रश्न ज्ञान बोध एवं ज्ञान उपयोग उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक होता है। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न का कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि पूंजी किसे कहते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त का चिन्ह लगाइए। जैसे कि आपने अपने यूपिटर में देते ही वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस तरीके से होता है। अच्छे परीक्षण में यथार्थता या वैधता, वैलिडिटी क्या होती है। तो वैलिडिटी की बात करें तो कोई परीक्षण इस उद्देश्य को जिस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है उस सीमा तक वह वैध होता है। अतः जितनी शुद्धता और सार्थकता से कोई परीक्षण किसी भी उद्देश्य को मापन करता है उतना ही वैध माना जाता है। यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया वह कार्य कुशलता जिसका कोई परीक्षण उस तत्व को मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। जैसे कि यूपी टेट किसके लिए बनाया गया, टीचर्स के उद्देश्य दिल्ली लिए बनाया, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या हो बनाया गया हो। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होता है, यह 2016 में पूछा गया है। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना जब आप लेसन प्लान बना रहे थे और उनको पाठ विकास में सहयोग दे सकें। विद्यार्थियों को ध्यान पाठ पर केंद्रित करना होता है। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना, नवीन जानकारी तथा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ्य में छात्रों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जागृत करना। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कोई दो दोष लिखिए। पहला, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण काफ़ी समय तथा श्रम चाहता है। पर्याप्त बड़ी संख्या, उद्देश्य तथा विशिष्ट संबंध का ध्यान रखने के लिए प्रश्नों के निर्माण के लिए अनुभव एवं अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें छात्र कई विकल्पों के अनुमान से उत्तर देता है। इसमें संयोगवश उत्तर सही होता है, 50% उत्तर सही होने की संभावना होती है। इस प्रकार कभी कभी इनके द्वारा छात्र की वास्तविक योग्यता ज्ञात नहीं हो पाती है। कभी कभी हम गेस करके भी लगा देते हैं तो उनको नंबर मिल जाता है। अब आते हैं अच्छे प्रश्न की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला, तो वो वैधता हो, उसमें वैलिडिटी हो, रिलायबल हो, विश्वसनीयता हो। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के दो प्रकार बताइए, बोध संबंधी प्रश्न, अनुप्रयोग संबंधित प्रश्न हुआ। उत्तम परीक्षण की कसौटियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तो आपका टेक्निकल क्राइटेरिया हो सकता है, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, यानी तकनीकी कसौटियाँ और व्यवहारिक कसौटियाँ। अब आते हैं अभिलेखीकरण क्या होता है। अभिलेखीकरण प्रत्येक योजना, व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है।
अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है जो कि किसी योजना का व्यवस्था एवं व्यक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब आते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूछा है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है, तो ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें आपका प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ है, और ये प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये क्या है आपको पहले बता दिया गया होगा तब आपको पूछा। तो ये मेमोरी बेस्ड है, स्मृति संबंधित प्रश्न होता है, जो आपकी कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, पुनः स्मरण कर पा रहे हो कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है। उद्देश्य निष्ठा होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी है, ठीक है। परीक्षा एक व्यापक शब्द है, यह किसने कहा है। परीक्षा एक व्यापक शब्द क्या है, ये आपके यूपीटेट में आ सकता है, आपकी सीटेट में, सॉरी आपकी यूपीटेट सुपरटेट में आ सकता है। तो परीक्षा एक व्यापक शब्द है, ऐसा किसने कहा है, सीबी गुड ने कहा। किसने, सीबी गुड ने। परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं। परीक्षा दो प्रकार से हो सकती है, आंतरिक परीक्षा प्रणाली, बाहर जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है। कक्षा शिक्षण में, परीक्षा के आयोजन में, प्रश्न पत्र निर्माण में, यानी जो ब्लूप्रिंट है वो आपके प्रश्न पत्र निर्माण में, ये क्वेश्चन आपका आया था, ये वाला आया था, सॉरी। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, कठोरता, कठोरता जो विशेषता नहीं है। हाँ, ये यूपीटेट में इस बार आया था, अगर विश्वास नहीं है आप पेपर देख सकते हो। तो ब्लूप्रिंट का संबंध किससे होता है, प्रश्न पत्र निर्माण से, ठीक है। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजन एवं मानवीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार के वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है। यह कथन किसका है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सब पढ़ना। मानकीकृत यंत्र जो है डॉक्टर रमेश भार्गव का है ये कथन, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वो परीक्षा कहलाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ता है। व्यवहारिक कसौटी के आधार पर उत्तम परीक्षा की विशेषता होती है उपयोगिता। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की बात है जिससे छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जा सकता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य की उपलब्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कथन जो है ये आई थिंक प्रोफेसर SK दुबे ने कहा है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।